सो हेलो एवरीवन, वेलकम अपनी न्यू मैसेज क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो चलिए, तो आज की जो क्लास में लोग डिस्कस करेंगे यानी कि जो, ठीक है ना, ह्यूमंस हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहले मेरा नाम है राहुल कुमार। मैं आप लोग को यूपी बीएससी सीनेट और सीपेट का प्रिपरेशन कराता हूँ, ठीक है ना, जिसमें मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज इन्वॉल्व कराता हूँ। प्रॉपर आपका हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस। जो आपके सिलेबस में दिया गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं पढ़ाता हूँ, और आपका बिल्कुल इजी तरीका से। प्लस में क्या है, इसके आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे क्या होता है, आपका सीनियर का क्लास होता है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। जो भी बच्चों, जो भी वीक होगा, बहुत वीक होगा, उसको भी अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इजी से बताता हूँ, ठीक है ना। प्लस में इंग्लिश वाले को तो कोई दिक्कत होता नहीं है इंग्लिश पढ़ने में, तो ऑटोमेटिक ये अपना खुद पे खुद कर लेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो क्लास है, आपको मैं पहले बोल चुका हूँ कि यूपी सीनेट और सीपेट जो 2026 में जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए सबसे बेस्ट क्लास है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, आपका एमसीक्यू दे रहा हूँ, आपका टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, कि जो आपका हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं सोचा हूं कि जितना भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर हैं, मैं हर एक चैप्टर कवर करता हूं। फिर इसके बाद में आपका जो भी चैप्टर अकॉर्डिंग आपका एमसीक्यू चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, प्लस में आपका लास्ट में टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा, जिसमें आपको 3000 प्लस आपको कोचेस भी इस प्लेटफॉर्म से आपको कराया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा ये बैच है, बहुत सिंपली है, और यहाँ पे आपको कोई फीस पेड नहीं करना पड़ता है कोई भी कोचेस के लिए या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट जुड़े नहीं है, जल्दी से मेरे चैनल से जुड़ जाइए, राइट। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे आपका ह्यूमंस हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। तो ये मेरा आप क्या है, यानी कि पार्ट 4 है, यानी कि ये पार्ट 4 में आपको आज जो है चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि ह्यूमंस हेल्थ एंड डिजीज जो है ये चैप्टर आज आपको हो जाएगा कंप्लीट, राइट। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जो भी नहीं किए होंगे वो जाइए और जरूर क्लास लगाइए, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो कि पार्ट 3 में कि हम लोग जो पार्ट 4 में है वो एलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो एलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आपका एड्स के बारे में बताएंगे, एड्स कैसे होता है, एलर्जी कैसे होता है, तो इन सब के बारे में लोग बताएंगे। तो आज की जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है मेरा, आपका सबसे पहले टॉपिक मेरा है एलर्जी। क्या है भाई? तो सबसे जो मेरा पहला टॉपिक है आपका एलर्जी है, ठीक है ना। एलर्जी, एलर्जी समझते हो ना, एलर्जी यानी कि एलर्जी का मतलब होता है कि बहुत सारा ऐसा इंडिविजुअल्स होता है जिसमें किसी को पानी से एलर्जी है, यानी कि गंदे पानी से एलर्जी है, किसी को फूल के सुगंध से एलर्जी है, किसी के पॉल्यूशन से एलर्जी है, किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी है, ठीक है ना, किसी को कोई चीज को छूने से एलर्जी हो जाता है। तो एलर्जी क्या, आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एलर्जी होता है, ठीक है ना। यानी कि कोई गुलाब को फूल को सूंघ लेता है तो उसको एलर्जी हो सकता है, ठीक है ना। कोई पॉल्यूशन एरिया में चला जाएगा तो इसको एलर्जी हो सकता है, कोई नदी में नहा लेगा गंदे पानी में तो इसको एलर्जी हो सकता है। यानी कि एलर्जी क्या है, आपको बहुत सारा एलर्जी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको एलर्जी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो एलर्जी जो आपका होता है, वो इसके लिए जो आपका एंटीबॉडी जिम्मेदार होता है, वो आपका आईजीई नामक एंटीबॉडी आपके जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो यानी कि मैं आप लोग को आपको क्लास यानी कि पार्ट 3 में आपको टोटल एंटीबॉडी के बारे में दिखा दिया था कि आईजीए क्या होता है, आईजीए क्या होता है, आईजीजी क्या होता है, आईजीडी क्या होता है। तो हम लोग प्रॉपर जो है सारा एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, इससे पहले वाले क्लास में। तो मैंने इसमें बताया हूं कि जो एलर्जी के लिए जो आपका एंटीबॉडी जिम्मेदार होता है, वो आपका आईजीई नामक एंटीबॉडी जिम्मेदार होता है। कौन सा होता है? तो आईजीई नामक एंटीबॉडी क्या होता है, आपको एंटीबॉडी क्या होता है, जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है। यानी कि एलर्जी के लिए कौन सा एंटीबॉडी जिम्मेदार होता है, तो आईजीई नामक एंटीबॉडी क्या होता है, आपको जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो मैं बात करूं कि एलर्जी कैसे कैसे हो सकता है, तो एलर्जी जो आपको कॉज कर सकता है, सबसे पहले तो आपको किससे कैसे हो जाएगा, यानी कि आपको किसी को धूल कण से एलर्जी है, ठीक है ना, धूल कण से एलर्जी है, ठीक है ना, किसी को गंदे पानी से एलर्जी है, गंदे पानी से भी आपको एलर्जी हो सकता है, ठीक है ना। फूल को फूल को सूंघने से एलर्जी हो सकता है, ठीक है ना। किसी पत्ती
पत्ती को छूने से एलर्जी हो सकता है किसकी? तो पौधे की पत्ती, कोई भी ऐसा पौधा होता है जिस पौधे की पत्ती को आप लोग छूते हैं तो एलर्जी हो सकती है। यानी कि जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ कि इन सब से क्या, इन सब से आपको कॉजेस एलर्जी, ये सब एलर्जी का कारण है। यानी कि आपको किसी को धूल कण से एलर्जी हो सकता है, ठीक है ना, किसी को गंदे पानी से एलर्जी हो सकता है, कोई ऐसा फूल है जिसको सूंघ रहे हैं, या गुलाब का फूल ले लो या गेंदा का फूल ले लो, कोई भी आप फूल ले लो, इसको कोई पर्सन जो सूंघ रहे हैं इसको भी इससे एलर्जी हो सकता है। पत्ती, कोई भी आपका प्लांट है उसके पत्ती को छूने से एलर्जी हो सकता है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पर कि कैसा कैसा इंडिविजुअल्स है। हर एक इंडिविजुअल्स का अपना अलग अलग टाइप्स का एलर्जी इसको कॉज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एलर्जी क्या होता है। एलर्जी जो होता है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपके शरीर को अफेक्ट करते हैं। यानी कि किसी को धूल कण मिट्टी इन सबसे मैं ईटीसी में आपको ऑलरेडी बोल दिया हूँ। तो एलर्जी का जो एंटीबॉडी होता है, यानी कि जो आईजी नामक जो एंटीबॉडी होता है आपको एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो एलर्जी में हो जाए, जो आपका मास्ट सेल होता है वो क्या करते हैं, आपका केमिकल होता है। यानी कि जो मास्ट सेल होता है वो आपको दो टाइप्स का केमिकल को क्या करता है, वो रिलीज करता है। एक होता है आपका हिस्टामिन रिलीज होता है, एक आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो जो आपका मास्ट सेल जो होता है, आपका जो मास्ट सेल होता है, आपका जो मास्ट सेल होता है वो आपका दो टाइप्स का केमिकल रिलीज करता है, ठीक है ना। मास्ट सेल जो होता है वो आपके दो टाइप्स का केमिकल रिलीज करता है। एक तो आपका हो जाएगा कौन सा, हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज होता है, और एक आपका हो जाएगा कौन सा, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन। यानी कि जो आपका मास्ट सेल है वो आपको दो टाइप से क्या करते हैं, आपका एंजाइम का रिलीज करें। यानी कि एक तो आपका हो जाएगा कौन सा, हिस्टामिन हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा सेरोटोनिन। यानी कि ये क्या कर रहा है मास्ट सेल, तो ये आपको दो टाइप्स के केमिकल को रिलीज कर रहे हैं। क्या ये आपका ये केमिकल है, ठीक है ना, कौन सा है, तो आपका हिस्टामिन रिलीज कर रहे हैं और आपका ये सेरोटोनिन रिलीज कर रहे हैं। वो आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताओ, हिस्टामिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपको इससे क्या हो सकता है, यानी कि हिस्टामिन से क्या होता है, आपका सूजन हो सकता है। यानी कि आपको एलर्जी होता है तो क्या होता है, सूजन होता है ना कहीं कहीं। यानी कि ये जो रिस्पॉन्सिबल है आपको सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि कैसे हो सकता है, तो सांस लेने में तकलीफ होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, बता रहा हूं मैं अभी कैसे होता है, ठीक है ना। यानी कि हिस्टामिन कह रहा है कि जो आपको, यानी कि मान लो कि आपको एलर्जी हो गया है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो एलर्जी होता है कोई चीज को, ये सर्दी खांसी जब आप लोग को होता है तो आपका जो क्या होता है, नोज रनिंग होने लगता है। यानी कि जो आपका नाक होता है, नाक से क्या रिलीज होता है, आपका म्यूकस, यानी कि जो आपके नाक में जो पानी होता है, किसके कारण हो रहा है भाई, ये सब तो एलर्जी के कारण हो रहा है। तो जब आपको एलर्जी होगा तो आपके जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है, जो आपका नोज का जो आपका जो इनर ट्रैक होता है ना, उसमें क्या होता है, आपका सूजन आ जाता है। यानी कि वो क्या होता है, आपका फूल जाता है, जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक है ना, बहुत सारा दिक्कत होता है। यानी कि आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो कह रहा है कि जो हिस्टामिन जो होता है वो आपको क्या करता है, वो आपको सूजन कर देता है। जैसे कि आपको कहीं जहाँ इन्फेक्शन होता है, जैसे कि मान लो आपको एलर्जी हुआ है तो आपको नोज रनिंग होने लगता है, तो क्या होता है यहाँ पे सूजन कर देता है। कौन कर देता है, तो हिस्टामिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये सूजन ठीक कैसे होगा, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको सेरोटोनिन, यानी कि कौन होता है, सेरोटोनिन जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेरोटोनिन का जो काम होता है, जो आपको इन्फ्लामेशन होता है, जो आपका सूजन हुआ है उसको संकुचन करने का काम कर रहा है। क्या क्या कर रहा है, तो ये जो आपका, ये जो मैं बोला जो यहाँ पे सेरोटोनिन का काम होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताओ, आपका सेरोटोनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डिक्रीजेस ऑफ क्या, स्वेलिंग, जहां पर भी आपको सूजन हुआ है उसको कम करने का जो काम कर रहे हैं वो आपका सेरोटोनिन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सी वर्ड में लिख सकते हैं, इसका काम क्या होता है, संकुचन करना,
क्या है इसका काम? तो संकुचन करना इसके काम है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये आपका क्या है, मैं एक यहाँ पे डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका ये नोज है, क्या है? ये आपका नोज है। तो नोज है ना, तो जब आपको एलर्जी होगा तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सूजन आ जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका ऐसे सूजन आ जाता है, यानी कि क्या होगा आपका ये सूजन, यानी कि इससे आपको सांस लेने में तकलीफ होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो सके आपका, तो यहाँ पे आपको सूजन आ गया है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये जो सूजन जो हुआ है आपको, ये हिस्टामिन के कारण आपको सूजन हुआ है, राइट। लेकिन इस सूजन को जो कम करते हैं यानी कि फिर इस सूजन को जो कम करने का जो काम कर रहे हैं, इस सूजन को कम करने का जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं भाई? तो सेरोटोनिन कर रहे हैं। सेरोटोनिन की ये संकुचन का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेरोटोनिन का काम होता है वो सूजन को कम करना, ठीक है ना, राइट। समझ में आ गया? चलिए चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो हमें एलर्जी हो गया, एलर्जी कैसे होता है मैं आपको बता दिया हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको एलर्जी हो सकता है, ठीक है ना। एलर्जी में जो आपका मास्ट सेल होता है वो क्या होता है, वो केमिकल होता है जो दो टाइप्स का आपका केमिकल को रिलीज करता है। फर्स्ट तो आपका हिस्टामिन रिलीज करता है, सेकेंड आपका सेरोटोनिन नामक क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है। हिस्टामिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या करता है, आपको नोज को स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लामेशन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। सेरोटोनिन होता है वो आपका जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसको डिक्रीज करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं आपको एलर्जी हो गया है तो किस टाइप का मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, तो देखिए जो आपका एलर्जी जो हुआ है, एलर्जी के लिए जो आपका मेडिसिन होता है, एलर्जी का जो आपका मेडिसिन होता है, एलर्जी का जो मेडिसिन होता है, इस मेडिसिन का नाम क्या है बताएं? इस मेडिसिन का नाम है एंटी हिस्टामिन मेडिसिन, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन। यानी कि यदि आपको मान लो कि एलर्जी हो गया है, ठीक है ना, तो आपको एलर्जी हो गया है तो एलर्जी को कैसे कम करेंगे, तो एंटी हिस्टामिन के मेडिसिन लेकर के हम अपना एलर्जी को कम कर देंगे। समझ में आ गया एलर्जी कैसे होता है? तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा एलर्जी के बारे में, ठीक है ना। चलिए, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आपका एड्स। एड्स क्या होता है देखिए, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है एड्स। एड्स क्या होता है किसी को पता है? सबको पता है, ठीक है ना, हाँ सबको पता है। देखिए एड्स क्या होता है, देखिए एड्स का मतलब होता है कि एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स एक ऐसा बीमारी है जो कभी वो ठीक नहीं होता है, इसका अभी तक दवाई एड्स का नहीं बना है। लेकिन मैं बात करूँ एड्स के बारे में, तो यदि जब एड्स का शुरुआती स्टेज होता है, जब उसका एड्स में भी आपका तीन स्टेज आता है, एक होता है आपका जो नॉर्मल स्टेज, एक होता है आपका थोड़ा उससे एडवांस, फिर आपका होता है सीवियर स्टेज जिसमें क्या होता है आदमी को बचने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली नो के बराबर होता है सबसे हाईएस्ट स्टेज में, यानी कि स्टेज 3 में। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि आपको इसमें सिम्टम देखने को मिलेगा, सर्दी खांसी जुकाम जो भी इसका सिम्टम होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन इसी सिम्टम को कुछ बहुत ऐसा पर्सन होता है जो अपने सिम्टम को, जो सर्दी हो खांसी हो तो सोचता है कि वैसे तो नॉर्मल सी बात है, बट जो जैसे सीवियर केस में हो सकता है सर्दी खांसी काफी ज्यादा, ठीक है ना, तो इससे आपको टेस्ट कराना चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जो भी हो, लेकिन समझिए ना। तो ये सब होता है। तो एड्स का मतलब होता है कि एड्स जो होता है एक ऐसा बीमारी है जो कि इसका दवाई अभी तक बना नहीं है, और एड्स जब अपने तीसरा स्टेज में जब आ जाता है, तीसरा चरण में जब एड्स आ जाता है, तो जब वो आदमी को लेकर के सीधा ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, यानी कि वो आदमी को लेकर के सीधा ऊपर ही चला जाता है। तो एड्स का इसका जो फुल फॉर्म है, एड्स का जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी
सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म जो है आपका एड्स का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म जो है, ये फुल फॉर्म जो है वो आपको पूछा गया है सीनेट एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए एड्स जो होता है वो किस के कारण होता है, तो वो आपका HIV वायरस के से आपका एड्स होता है, यानी कि जो आपका एड्स होता है वो आपका जो वायरस का जो नाम होता है HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एड्स जो होता है उस वायरस का नाम क्या होता है आपका HIV वायरस, HIV वायरस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना। इस वायरस का नाम क्या है, तो राइनो वायरस इसका नाम है, सॉरी रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस कौन सा है, HIV वायरस का नाम रेट्रो वायरस, जिसमें क्या होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो RNA का बना होता है, किसका बना होता है जेनेटिक मटेरियल, RNA का बना होता है, जेनेटिक मटेरियल RNA का बना होता है एड्स का, ठीक है ना। तो राइट है ना। तो एड्स एक ऐसा बीमारी है जिसका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं आया है, थोड़ा बहुत जो इसका फर्स्ट जो स्टेज होता है, ठीक है ना, प्राइमरी स्टेज में इसका ट्रीटमेंट संभव है, सेकेंडरी में थोड़ा बहुत संभव है, लेकिन टर्सरी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, सीधा वो भगवान के पास जाता है। लेकिन आजकल के ज़माना में क्या है कि जो हमारे समाज में सोचता है कि नहीं एड्स इसको हुआ है, तो उसको बुरी नज़र से देखता है कि भाई ये ऐसा बंदा था, वो बहुत सारा बात हो सकता है, लेकिन सोचता है हमारी सोसाइटी में, हमारे जो गांव है मोहल्ले में बहुत सारा बात होता है कि ये बंदा, आप लोग समझते होंगे कि ये बंदा बहुत नीचे नेचर की थी जिससे उसको एड्स पकड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है संभव। देखिए जरूरी नहीं है कि हाँ होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से आपको एड्स पकड़ता है, लेकिन एक ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल कांटेक्ट से ही आपको एड्स होगा। बहुत सारा उसको जो फैलने का तरीका होता है, यानी कि जिस भी एड्स पर्सन को, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक पर्सन लिया हो, ये एक पर्सन है जिसको क्या है, इसको एड्स है, ठीक है ना, और एक दूसरा पर्सन है जिसको क्या है, नो एड्स, इसको क्या है एड्स नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए कि जो पर्सन है, तो इस पर्सन को एड्स है, तो जरूरी नहीं है कि इसके साथ हम बैठ के खाएंगे तो एड्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मैं पानी पीऊंगा, इसका जूठा, तो मेरे एड्स हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए इसको एड्स पकड़ लिया है, तो इसको जो क्या होता है, इसका ब्लड जब तक इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक इसका ब्लड दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक ये दूसरे पर्सन के पास एड्स नहीं इफेक्ट कर सकते हैं उसके बॉडी में। जरूरी नहीं है कि मैं उसके साथ बैठूंगा तो मुझे एड्स हो जाएगा, उससे बात करूंगा तो मुझसे एड्स हो जाएगा, उससे मैं हाथ मिलाऊंगा तो एड्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जो एड्स पर्सन है, जब तक जो जिसके शरीर में एड्स है, जो एक पर्सन को शरीर में एड्स है, जब उस पर्सन का ब्लड जब दूसरे पर्सन तक पहुंच नहीं पाएगा, जब दूसरे पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक नो एड्स, यानी कि इसमें क्या आपका एड्स नहीं पकड़ सकता है। और एड्स जो पकड़ने का काम है, सबसे पहले सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन से एड्स होता है, ठीक है ना। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, यानी कि एक ही सुई से जो एड्स वाले पर्सन को सुई लगा दिया, फिर इसी सुई से हम जो नॉर्मल पर्सन है उसको लगा दिया, उससे भी एड्स हो सकता है, ठीक है ना। मदर के प्लेसेंटा टू ट्रांसफर भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एक मदर्स है, इस मदर्स को एड्स पकड़ रखा है और इस मदर्स के पेट में बच्चे पल रहे हैं, यानी कि फीटस पल रहा है, तो इस फीटस को भी एड्स पकड़ सकता है, क्योंकि इसमें जो प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को हर चीज मिलता रहता है। उसके जो पेट है, जब गर्भवती महिला का जब पेट में बच्चे होते हैं, तो बच्चे को जो न्यूट्रिशन देने का जो काम कर रहा है वो सब प्लेसेंटा का काम होता है, और प्लेसेंटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि प्लेसेंटा के, तो इसी के थ्रू इस फीटस को भी एड्स हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब इसमें केस देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को एड्स का जो स्टेज होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं, हम उसका हर एक चीज के बारे में लिखेंगे एड्स का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो एड्स के बारे में मैंने क्या बताया कि जो एड्स का जो वायरस होता है, कौन सा वायरस होता है, तो रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है आपका, रेट्रोवायरस जो होता है, ठीक है ना, ये आपका है रेट्रोवायरस, ठीक है ना, राइट। ये आपका क्या है, आपका जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। इसका जो कोट है वो प्रोटीन से बना हुआ है, इसका जो कोट है वो आपको प्रोटीन का कोट है,
प्रोटीन का कोट है, ठीक है ना। ये आपका रिट्रोवायरस यानी कि एड्स का वायरस है जिससे एड्स होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के बॉडी में क्या गया, आपका इन्फेक्ट किया, एक पर्सन है उसके शरीर में क्या गया, वो आपका आपका ये रिट्रोवायरस इन्फेक्ट कर, इसके बॉडी में रिट्रोवायरस इन्फेक्ट किया, ठीक है ना, यानी कि प्रवेश कर गया उसके शरीर में आ रहा है कौन सा वायरस, तो रिट्रोवायरस, राइट। जैसे उसके शरीर में रिट्रोवायरस क्या करेगा, जाएगा, तो इससे क्या होता है आपका तुरंत ये इसके शरीर में क्या कहते हैं, आपका आरएनए जो होता है, आरएनए जो होता है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो आपको ट्रांसक्रिप्शन, ये जो आपका आरएनए है ना, आरएनए वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, ट्रांस बताओ क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शंस, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ही वो रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका डीएनए में, डीएनए में चेंज हो गया, ठीक है ना। डीएनए में क्या करेगा वो आपको चेंज हो गया, राइट। तो ये क्या था, ये मैं इसका प्रोसेस बताया हूँ। और जैसे मैं ये सेल ले लिया हूँ, ये सेल जो है वो क्या करा, वो डीएनए में चेंज हुआ, फिर वो आपका सेल्स आपका आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, वो आपको आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा, आरएनए बनेगा, ठीक है ना। फिर वो आपको जो डीएनए जो बना था, फिर वो सेल से क्या बन गया, फिर आपको ये आरएनए बन जाएगा। जैसे वो आरएनए बना, ठीक है ना, डीएनए से आरएनए बना, जो वो रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन किया तो फिर आपका आरएनए बना, फिर वो मल्टीपल रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन करते रहेगा, जिससे क्या होगा, आपका मल्टीपल, आपका बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा आरएनए बनेगा। जैसे ही बहुत सारा आरएनए बनेगा, यानी कि कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी क्या करेगा, कॉपी पेस्ट आपका आरएनए करता जाएगा, जिससे एक ह्यूमन पर्सन को क्या करेगा, ह्यूमन पर्सन को बॉडी डेली डे बाय डे क्या होगा, वीक होते जाएगा, ठीक है ना, वीक होते जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, एक ऐसा समय आएगा फिर ये पर्सन को डेथ हो जाएगा, राइट। मैंने यहाँ पे ये बताया हूँ आप सभी को कि जो एड्स जो एचआईवी वायरस होता है, वो एचआईवी का जो वायरस होता है वो क्या होता है, इसमें आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका आरएनए का बना होता है, ठीक है ना। और जो इसका ऊपर जो कोट होता है वो आपका प्रोटीन्स का कोट होता है। जैसे ही रिट्रोवायरस या रिट्रोवायरस किसी दूसरे पर्सन को यानी किसी पर्सन को बॉडी में गया, रिट्रोवायरस किसी दूसरे पर्सन के शरीर में गया, जैसे ही उसके शरीर में गया तो क्या आपका करेगा, वो जो आपका आरएनए था क्या करेगा, वो आरएनए आपको रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, जिससे वो चेंज होगा डीएनए में, यानी कि वो चेंज डीएनए में हुआ। जैसे वो डीएनए में चेंज हुआ फिर वो मल्टीपल रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन करके वो आपका मल्टीपल आरएनए बनाएगा, और मल्टीपल आरएनए बनते बनते क्या होगा, उसके शरीर में आपका जो सिर्फ वायरस यानी कि पूरे शरीर में वायरस फैल जाएगा, जिससे उसको शरीर में दिन पर दिन वीक होता जाएगा, फिर एक ऐसा समय आएगा फिर इसका डेथ हो जाएगा, ठीक है ना, फिर इसका डेथ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो एड्स का जो होता है टेस्ट के बारे में, तो एड्स का जो टेस्ट होता है, एड्स का जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट का नाम है आपका एलाइजा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, ये आपको याद रखना है। एड्स के टेस्ट का नाम कौन सा टेस्ट होता है, तो एलाइजा टेस्ट, ठीक है ना। एड्स के जो टेस्ट होता है इस टेस्ट का नाम क्या है बच्चों, एलाइजा टेस्ट, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो एड्स फैलता कैसे है, एड्स फैलता कैसे है। देखो मैं दोनों में लिख रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। मैं कहीं हिंदी में भी लिख देता हूँ और इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। तो देखिए एड्स जो फैलता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट। नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ कि ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन होने से, ब्लड का ट्रांसमिशन होने से। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि शेयरिंग नीडल्स से। और मैं बोल सकता हूँ कि मदर से कैसे फैलेगा एड्स, किसी मदर को एड्स है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू
इस ट्रांसफर होगा फीटस में, किसमें, तो बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू एड्स पकड़ता है। समझ गए ना। तो मैंने यहाँ पे ये बताया हूँ कि जो एड्स का जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट का नाम है एलाइजा टेस्ट। एड्स का टेस्ट का नाम क्या है, एलाइजा टेस्ट। एड्स फैलते कैसे हैं, तो सबसे पहले वो जो एड्स के बारे में बात करूँ तो वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ब्लड के ट्रांसमिशन होने से फैलता है, शेयरिंग ऑफ नीडल, यानी कि एक नीडल्स को मैंने यूज किया, फिर इसी नीडल को मैं दूसरे पर्सन में क्या कर रहा यूज कर रहा हूँ, इससे एड्स फैलता है। यदि मैं बात करूँ किसी मदर को एड्स है, यदि मान लो कि ये मदर प्रेग्नेंट हो है, तो इस मदर तो प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे में प्लेसेंटा का थ्रू क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा, यानी कि प्लेसेंटा का थ्रू इस बच्चे को एड्स पकड़ लेगा। ठीक है ना, क्यों पकड़ लेगा, क्योंकि प्लेसेंटा से हर चीज इस बच्चे को मिल रहा है, माँ से। जब किसी बच्चे जो पल रहा है माँ के पेट में, तो इस बच्चे को खाना पीना जो भी चीज मिल रहा है वो सब प्लेसेंटा इसका पूर्ति कर रहा है, प्लेसेंटा उसका पूर्ति कर रहा है, जिसके कारण उस बच्चे को भी एड्स पकड़ सकता है। समझ में ना एड्स की कहानी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैंसर के बारे में, कैंसर कैसे होता है। आज मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है जैसे तैसे करके, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो मेरा है वो क्या, आपका कैंसर। नेक्स्ट जो बीमारी का नाम है इसका नाम है आपका कैंसर। देखिए कैंसर क्या होता है, क्या कैंसर आपका इन्फेक्शन डिजीज है, कोई किसी को पता है कि कैंसर आपको इन्फेक्शन डिजीज है या नॉन इन्फेक्शन डिजीज है। जो कैंसर जो है वो आपका इन्फेक्शन बीमारी है या नॉन इन्फेक्शन बीमारी है। देखो सबसे मैंने बोलूंगा कि जो कैंसर होता है ना वो आपका नॉन इन्फेक्शन बीमारी है, यानी कि नॉन इन्फेक्शन डिजीजेस, यानी कि वो इन्फेक्शन से वो बीमारी आपको नहीं होता है। ठीक है ना, ये कैंसर जो होता है वो आपको आवश्यकता से ज्यादा, यानी कि ये जो कैंसर जो हो रहा है आपके शरीर में, जहाँ पे सेल्स का डिवीजन जो स्टार्ट होता है जो होता है, तो जो जहाँ पे आवश्यकता से ज्यादा जो सेल्स का डिवीजन हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो ट्यूमर बनेगा, जिस ट्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंसर्स बोलते हैं। यदि मैं ट्यूमर्स की बात करूं तो दो टाइप्स का आपका ट्यूमर होता है, एक होता है आपका बिगिनस ट्यूमर्स, एक होता है आपका मिलिजेंट्स ट्यूमर्स। यदि मैं बिगिनिंग्स ट्यूमर्स की बात करूं तो ये एक ऐसी स्थान पर होगा जहाँ पे क्या होता है, बिगिनस ट्यूमर जो होता है वो आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिनिंग बिनिंग ट्यूमर। क्या बोलते हैं, बिनिंग ट्यूमर किसको बोलते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग बिगिंग ट्यूमर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ट्यूमर कौन सा होता है, तो नेक्स्ट ट्यूमर जो मेरे आपका है मेलिंग, कौन सा है, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो आपका एक ऐसी कोशिका होता है जो आपके पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू फैल जाते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो जो कैंसर जो होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो कैंसर जो है क्या आपका, वो नॉन इन्फेक्शन डिजीज है। क्या है, कैंसर आपका नॉन इन्फेक्शन डिजीज है। कैंसर कैसे होता है, तो आवश्यकता से ज्यादा सेल्स का क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है ना, वो जो सेल्स का डिवीजन होता है वो सेल्स क्या करता है, आगे चल के वो ट्यूमर का निर्माण करता है, ट्यूमर का निर्माण कर, यानी कि ट्यूमर बनेगा। जैसे वो ट्यूमर बनेगा तो ये आपका कैंसर का निर्माण कर लेता है। सेल्स डिवीजन होने का काम कौन कर रहा है, तो आपका सेंट्रोसोम कर रहा है। ठीक है ना, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, आपका सेल्स का डिवीजन करना है। यानी कि जो कैंसर जो है आपका नॉन इन्फेक्शन बीमारी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके ये उंगली है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका उंगली है, ठीक है ना, ये आपका उंगली है, राइट, ये आपका क्या है, तो ये आपका फिंगर है। तो मान लीजिए कि इस फिंगर में यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे कट लग गया है, यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे कट गया है। जैसे ये फिंगर यहाँ पे कटा
तो भाई इस फिंगर को कटने, यानी कि जो आपका ये दोनों साइड का जो फिंगर था, यानी कि जो आपका फिंगर है, तो वो फिंगर में बीच से क्या हो जाएगा, स्पेस आ गया, यानी कि जो ऐसे ही इसमें कट लगेगा तो इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, ठीक है ना, बीच में क्या होगा, फट जाएगा। जैसे बीच में स्पेस है ना, ये जो स्पेस है बीच का, तो जो सेल्स का डिवीजन होगा, जो सेल्स का डिवीजन होगा, इस स्पेस को भरने के लिए इतना ही होना चाहिए ना, इतना ही होना चाहिए जितना इसको रिक्वायर्ड है, जितना इस फिंगर में कट लगा है उसको भरने के लिए जितना इसमें स्पेस है उतना ही सेल्स का क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी सेंट्रोसोम का दिमाग घूम जाता है, यहाँ पे आपका सेल्स का डिवीजन बहुत स्टार्ट मतलब बहुत सारा हो जाता है, ठीक है ना, ओवर ज्यादा, यानी कि आपको जितना खाना खाना होगा पेट में उतना ही ना खाइएगा। जैसे आप ज्यादा खाना खा लीजिएगा तब क्या होगा, पेट में पेन होने लगेगा, आपको बैठने उठने में दिक्कत होगा, आपको चलने में दिक्कत होगा, आपको वोमिटिंग फील होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार आपके उंगली में जितना कट लगा है उतना ही वहां पे सेल्स का क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका रिक्वायर्ड बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, आपका मोर सेल डिवीजन, मोर सेल डिवीजन, यानी कि हद से ज्यादा सेल्स का यहाँ पे क्या ना हो चुका है, तो हद से ज्यादा सेल्स का यहाँ पे डिवीजन हो चुका है। वही जो डिवीजन होता है सेल्स क्या करते हैं, आगे चल करके वो आपका ट्यूमर का निर्माण कर लेता है। फिर यही ट्यूमर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो कैंसर के नाम से जानते हैं। सेम स्टेप में यहाँ पे मैं आपको लिखा हूँ कि जो कैंसर आपका नॉन इन्फेक्शन बीमारी होता है, आवश्यकता से ज्यादा आपका सेल्स का डिवीजन होता है, ठीक है ना। और सेल्स का जो डिवीजन का जो काम कर रहा है वो आपका सेंट्रोसोम जो है वो सेल्स का डिवीजन का काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे ही आपका सेल्स का डिवीजन आवश्यकता से ज्यादा होगा वो आपको ट्यूमर का निर्माण कर लेता है। वही ट्यूमर को हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं, या कैंसर वो निर्माण करता है, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ट्यूमर जो होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है। ये जो ट्यूमर है आपका, ट्यूमर जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है बच्चों, तो ट्यूमर आपका दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट जो ट्यूमर है आपका, फर्स्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, फर्स्ट ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं बी बीनिंग, बीनिंग ट्यूमर्स। नेक्स्ट ट्यूमर जो है मेरा आपका दूसरा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेलीजेंट, मेलीजेंट ट्यूमर्स, मेलीजेनेंट ट्यूमर्स, ठीक है ना। कितने टाइप्स का ट्यूमर होता है, तो ट्यूमर होते हैं आपका दो टाइप्स का ट्यूमर होता है। कितने होता है बताओ, एक मिनट, कितने टाइप्स का होता है, तो दो टाइप्स का ट्यूमर होता है। एक आपका हो जाएगा बिनिंग्स ट्यूमर्स, एक आपका हो जाएगा मेलिजेंट ट्यूमर्स। कौन सा, मेलीजेनेंट ट्यूमर्स। तो यदि मैं बात करूँ बिनिंग्स ट्यूमर्स के बारे में, तो एक ऐसा ट्यूमर होता है जो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये एक ही स्थान पर होगा। ये आपको जो ट्यूमर होता है इट इज प्रेजेंट ओनली, इट इज, एक मिनट, ये कलर नहीं सही है, नहीं है, क्योंकि कलर से मैं यहाँ पे ये बना दिया ना, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इट इज प्रेजेंट ओनली, इट इज प्रेजेंट ओनली, इट इज प्रेजेंट ओनली ब्रेस्ट। क्या होता है, ब्रेस्ट, यानी कि जिसको हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के नाम से जानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ना, वही इसी के कारण होता है आपका ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट जो आपका ट्यूमर है आपका मेलीजेनेंट ट्यूमर्स, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। मेलीजेनेंट ट्यूमर को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ये जो होता है ये एक कोशिका होगा, यानी कि ये कोशिका एक से, ठीक है ना, ये कोशिका क्या होता है आपके ब्लड में ब्लास्ट करते हैं। आपके एक कोशिका होता है, जैसे मैं आपको बोला था कि आपको रिप्रोडक्शन से पढ़ाए थे, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको बताया था, जो कि स्पंजी, स्पंजी में होता है, जिसमें आपका अमीबा मल्टीपल क्या होता है आपका, क्या होता है, डिवीजन होता है ना, डिवीजन्स। हाँ, तो इसी के बारे में सेम यही है कि जो आपका मेलीजेनेंट ट्यूमर होता है एक सेल्स होता है, जो सेल्स क्या होता है आपको फटता है, जिससे आपके पूरे ब्लड में फैल जाता है, जिससे क्या होता है ब्लड कैंसर होता है। और ये बहुत डेंजरस कैंसर है, जिससे क्या होता है 99% जो होता है बचने का चांस नहीं होता है, एक ही परसेंट हम बोल सकते हैं। तो ये जो होता है, ये ट्यूमर क्या होता है, ये एक क्या होता है, एक वन सेल, एक कोशिका होता है, इसलिए लीजिए हिंदी में एक कोशिका है, कोशिका है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कोशिका है
जो फटने से जो क्या होता है, ब्रास्ट हम बोल सकते हैं। जो आपके ब्रास्ट होगा कहाँ पे, बॉडी में, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में। और ये आपके होल बॉडी में, पूरे बॉडी में क्या है, वो आपको क्या है बताओ, पूरे बॉडी में फैल जाएगा, फैल जाएगा आपके पूरे बॉडी में फैल जाएगा, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, किसके नाम से जानते हैं, तो ब्लड कैंसर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। समझ गए सब। यदि आपसे कोई पूछेगा ब्लड कैंसर क्या होता है, तो ब्लड कैंसर को हम लोग मेनली जेनेट ट्यूमर्स बोलते हैं। ये क्या होता है, एक कोशिका होता है, एक सेल होता है। वो सेल जो होता है आपके ब्लड वेसल्स में जाएगा और ये ब्रास्ट करता है, जिससे आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा, पूरे आपके होल बॉडी में ये फैल जाता है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करेंगे जो कैंसर होता है वो होता कैसे, फैलता कैसे है आपके शरीर में। कैंसर जो होता है वो कैंसर फैलने के कारण, कैंसर कैसे आपको शरीर में फैलते हैं, तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे फैलने का कारण। फैलने का कारण किस कारण से आपको कैंसर देखने को मिलेगा आपके शरीर में। देखिए कैंसर कैसे कैसे होता है, देखिए तो ये जो कैंसर जो होने का जो कारण होता है, ठीक है ना, ये जो कैंसर होने का कारण होता है, सबसे पहले मैं बोलूंगा, तो फर्स्ट में बोलूंगा बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट। सेकेंड आपका आ जाएगा केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट। तीसरा जो आपका आ जाएगा कौन सा बताओ, तीसरा आपका हो जाएगा फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट। ठीक है ना, ये तीनों एजेंट हैं जो आपको कैंसर को क्या कहते हैं, वो कॉज करते हैं, कॉजेस ऑफ कैंसर। यानी कि ये तीनों कारण से आपको कैंसर होता है। फर्स्ट होता है बायोलॉजिकल कारण से आपको कैंसर होता है। सेकेंड है आपका केमिकल से, यानी कि केमिकल एक्सपोज से भी आपको कैंसर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, केमिकल से होता है। एक क्वेश्चन आपका फिजिकल एजेंट। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जो मेरा आपका बायोलॉजिकल, सबसे मेरा फर्स्ट जो है आपका बायोलॉजिकल सबसे मेरा फर्स्ट कैंसर कौन सा है, बायोलॉजिकल एजेंट। देखिए बायोलॉजिकल एजेंट क्या होता है, ये जो बायोलॉजिकल एजेंट है ना, वो कैसे होता है, यानी कि जो आपको वो ऐसे मान लो कि एक्स रे होता है, गामा रे होता है, ठीक है ना, तो इन सब से आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी प्रेग्नेंट, जैसे कि मान लीजिए एक ह्यूमंस प्रेग्नेंट है, एक महिला वुमेन प्रेग्नेंट है, और ये प्रेग्नेंट हो बार बार क्या करवा रहा है, वो अपना अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। तो अल्ट्रासाउंड में क्या होते हैं आपका, गामा रे होता है, ठीक है ना, एक्सरे होता है, गामा अल्फा, ये सब रे इसमें देखने को मिलता है। तो इन सब से क्या होता है, इस बच्चे में कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो जो कैंसर जो होता है बायोलॉजिकल एजेंट में, वो इसमें आपका हो जाएगा एक्सरे से, एक्सरे से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गामा रे से देखने को मिलेगा, गामा रे से कैंसर हो जाता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे जैसे बताया हूँ कि टेस्ट कराते हैं इससे, जिससे होता है, यानी कि मान लीजिए कि कोई आपको ऐसे मान लो प्रेग्नेंट वोमेन जो प्रेगनेंसी टेस्ट कराता है, ठीक है ना, टेस्ट करवाता है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स जब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाता है कि बच्चे को आजकल ज्यादा हो जाएगा कि लड़का है लड़की है, तो उस समय ऐसे कि मान लीजिए कि बहुत हो सकता है
कोई बच्चे, सबसे पहले तो आजकल फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपको लड़का लड़की के लेकर के टेस्ट कराता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आपके बच्चे कैसे इसमें रह रहे हैं, कैसे इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है आपके बच्चे में, कि ग्रोथ कैसा होता है, ठीक है ना। तो उन सब के लिए टेस्ट होता है, लेकिन आज के जमाना में इसको मिस यूज कर रहा है इस टेस्ट का, ठीक है ना। तो आपको गामा रे से हो जाएगा बायोलॉजिकल एजेंट में कैंसर, ठीक है ना। एक्सरे से आपका हो जाएगा आपका कैंसर। तो ये आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजिकल एजेंट में। यहाँ पे मैंने सेकेंड जो बारे में बताया था, सेकेंड था आपका केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट। यदि मैं केमिकल के बारे में बात करूं तो वो किससे होता है, जो केमिकल से कैंसर होता है, केमिकल से, केमिकल से। बताओ कैसे। तो मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में क्या है, कोई बंदा काम कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो फैक्ट्री में जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जो फैक्ट्री से जो वेस्ट केमिकल मटेरियल होता है, उसको क्या कहते हैं, रिमूव किया जाता है कहीं बाहरी एरिया में। तो इससे क्या होता है, आपके जो कहीं भी आपके हाथ पैर जो भी आपके शरीर में कहीं पे क्या होता है, यहाँ उसका छिटका पड़ने के कारण उस एरिया में क्या होता है, डैमेज आपको हो जाता है, इंजरी हो जाता है। और इस इंजरी से आपको इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, आपको कैंसर कॉज कर सकता है। नहीं समझे। देखिए, मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए कि ये कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में बहुत सारा बंदा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस फैक्ट्री में क्या काम कर रहा है, तो इसमें से क्या निकला, आपका वेस्ट केमिकल, जो भी वेस्ट केमिकल निकला, इस केमिकल को क्या कर, बाहर कहीं बाहर जा करके इसको निकाल फेंक दिया, यानी एक्सपोज कर दिया, कहीं बाहर निकाला। तो इससे क्या हो जाए, किसी बंदे को हाथ पर भी, पैर, हाथ पे, ठीक है ना, फुट पे, हेड पे, यानी कि आपके बॉडी में कहीं पर भी इसका छिटका पड़ सकता है, ठीक है ना। वो उड़ के आपके शरीर में कहीं पर भी पड़ सकता है। यही जो छिटका होता है, वो इसका जो बूंद होता है आपके शरीर को इतने दूर में इन्फेक्ट कर देगा। और जैसे टाइम धीरे 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 आपके यहाँ पे क्या होना, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो होना है, इससे क्या होता है, आपका यहाँ पे जो सेल्स का डिवीजन क्या होता है, काफी ज्यादा मात्रा में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको कैंसर कॉज कर लेता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका, है कौन सा, लास्ट जो है आपका तीसरा जो था आपका फिजिकल। बहुत इजी है। फिजिकल एजेंट में क्या हो जाएगा, सबसे मोस्ट कॉमन तंबाकू। तंबाकू से क्या होता है, तंबाकू से कैंसर होता है, लिखा रहता है तो पर भी लोग खाता है, इतना बेवकूफ है, ठीक है ना। तीसरा आपका हो जाएगा फिजिकल एजेंट। तो मैंने कैंसर के बारे में पढ़ाया कि जो कैंसर होता है, में ये वो नॉन इन्फेक्शन बीमारी होते हैं। आपके दो टाइप्स का ट्यूमर होता है कैंसर, एक होता है आपका बिगनिंग्स ट्यूमर्स, एक होता है आपका मेलिंजिनेंट ट्यूमर्स। बिगनिंग में बताया कि इसमें सबसे मोस्ट कॉमन होता है जो कि आपका वो हमेशा ब्रेस्ट के, यानी कि जो आपको मोस्टली आपको ये लेडीज में देखने को मिलता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाता अपने बच्चे को, ठीक है ना। आज के जमाना में जो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को नहीं कराएगा, वो कहाँ बाहर से दूध लेके आएगा, मार्केट से लेके आएगा, अपने बच्चे को पिलाता है। तो इससे भी कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, एक होता है मेलिजिनेट, जो कि आपका ब्लड कैंसर जिसको हम बोलते हैं, आपके ब्लड में जाकर के वो सेल ब्लास्ट करता है, आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके बाद मैंने बताया कैंसर के फैलने का कारण, एक होता है आपका बायोलॉजिकल एजेंट, एक होता है केमिकल एजेंट, एक होता है आपका फिजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में मैंने बोला कि एक्सरे और गामा रे से आपको कैंसर हो सकता है। केमिकल में मैं बोला कि केमिकल एक्सपोज होने से कैंसर हो सकता है। और फिजिकल में तंबाकू कोई भी चीज खाने से, खाद्य पदार्थ से आपको कैंसर हो सकता है। तो ये आपका कैंसर का क्या था, फैलने का कारण, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगी जो किसी को कैंसर हो चुका है, ठीक है ना, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। मान लीजिए कि किसी को कैंसर हो गया है, तो इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सॉरी। तो देखिए, हम लोग इसमें बात करेंगे कि किसी को कैंसर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट कैंसर, कैंसर को कैसे ठीक करेंगे। तो कैंसर को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रेडियोथेरेपी टेस्ट होता है, कौन कौन सी टेस्ट होता है, तो रेडियोथेरेपी टेस्ट, रेडियोथेरेपी टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट कौन हो जाएगा आपका, केमियोथेरेपी टेस्ट, कीमोथेरेपी टेस्ट, कीमोथेरेपी टेस्ट। तीसरा आपका हो जाएगा इम्यूनोथेरेपी टेस्ट, इम्यूनोथेरेपी
थेरेपी टेस्ट। और ये लास्ट टेस्ट है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका सर्जरी। लास्ट सर्जरी है, लास्ट लास्ट ऑप्शन सर्जरी है, ठीक है ना। तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले इसको कीमो यानी कि रेडियोथेरेपी टेस्ट, इसका एक टेस्ट होता है। एक टेस्ट होता है आपका कीमोथेरेपी टेस्ट, एक होता है आपका इम्यूनोथेरेपी टेस्ट, और एक होता है आपका लास्ट, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो इसको सर्जरी यानी कि इस पार्ट को रिमूव करके हटा दिया जाएगा जहां पर भी कैंसर हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को हाथ में कैंसर है, तो इसको हाथ को क्या कर दिया जाएगा? यानी कि काट के इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब क्या होता है, वो लास्ट है जो ट्रीटमेंट। इन सभी ट्रीटमेंट से कैंसर को कम किया जा सकता है। यानी कि मैं बात करूं तो ये आपका कीमोथेरेपी टेस्ट है, रेडियोथेरेपी टेस्ट है और इम्यूनोथेरेपी टेस्ट है। तो इन तीनों टेस्ट से क्या कर सकते हैं, आपको कैंसर जो है इसको कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन जब ये कम नहीं हो पाएगा, रेडियोथेरेपी टेस्ट यदि कैंसर आपको ठीक नहीं हुआ, या आपको कीमोथेरेपी टेस्ट से आपको कैंसर ठीक नहीं हुआ, या आपको इम्यूनोथेरेपी से कैंसर ठीक नहीं हुआ, तीनों थेरेपी आपको फेल है इस कैंसर को टेस्ट में, तो लास्ट होते हैं आपका सर्जरी। सर्जरी करके इस पार्ट को रिमूव कर दिया, तो जहां पर भी कैंसर हुआ होता है, हाथ में हुआ, पैर में हुआ, ब्रेस्ट में हुआ हो, उस पार्ट को रिमूव कर दिया था, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग, बताओ क्या? तो सर्जरी बोलते हैं। चलिए, समझ गए ना? चलिए, तो वो सब ट्रीटमेंट होता है कैंसर के लिए, ठीक है ना। चलिए, हम बात करेंगे जो कैंसर का जो टेस्ट होता है, एक टेस्ट का नाम होता है। और यदि टेस्ट का बात करूं तो कैंसर का एक टेस्ट होता है, जो टेस्ट है कैंसर का जो टेस्ट है, ये तो मैं आपको ट्रीटमेंट बताया था कैसे कैसे ठीक हो। ये ट्रीटमेंट है कैंसर का, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी टेस्ट से ठीक कर सकते हैं, कीमोथेरेपी टेस्ट से उसको हम लोग ठीक ठीक कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी टेस्ट से उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों थेरेपी टेस्ट वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग लास्ट में सर्जरी करते हैं। ये आपका है क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसका यदि मैं बात करूँ टेस्ट के बारे में, तो इसका टेस्ट जो होता है कैंसर का, क्या नाम है बताओ? तो कैंसर का जो टेस्ट का नाम है आपका बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी बायोप्सी टेस्ट, कैंसर के टेस्ट का नाम क्या है? बायोप्सी टेस्ट, ठीक है ना। क्या नाम है कैंसर के टेस्ट का? क्या नाम है? तो बायोप्सी टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट, ये कैंसर के टेस्ट का नाम होता है, ठीक है ना। इस कैसे हम टेस्ट करेंगे, तो मान लो इस टेस्ट में हम लोग कैसे करते हैं कि जो ब्लड को निकाल लिया जाता है, कहाँ से निकालता है? इस टेस्ट में आपको ब्लड को निकाल के किया जाता है, ब्लड निकाल के किया जाता है, निकाल के किया जाता है इस टेस्ट को, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोन मैरो है ना, ये जो है आपको बोन मैरो से, ठीक है ना, वो आपको ब्लड को निकालेगा, फिर इसको क्या करेगा, उसको टेस्ट करेगा, इस टेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो जो कैंसर का टेस्ट का नाम है बायोप्सी टेस्ट। वो जो टेस्ट होते हैं आपके बोन मैरो से, क्या कहते हैं आपको, वो ब्लड को, फॉर्मेशन तो भाई बोन मैरो में ही हो रहा है ना ब्लड का, तो वो ब्लड से किया जाता है, और बोन मैरो से भी इसका टेस्ट किया जा सकता है, जहाँ से आपको निकालता है बोन मैरो, ठीक है ना। आपको बोन मैरो समझते हो ना, हाँ, उससे भी इसको टेस्ट किया जा सकता है, राइट। समझ गए ना, टेस्ट ऑफ कैंसर। अरे यार कैसा है, देखो, कैंसर का जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है आपका बायोप्सी टेस्ट। कौन सा है? बायोप्सी टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है वो ब्लड ब्लड से भी किया जा सकता है, और आपको बोन मैरो से भी इसका टेस्ट किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो आपको मान लीजिए कि हमारे शरीर में नॉर्मल, जैसे कि मान लीजिए कि जिसको कैंसर नहीं हुआ है सबके शरीर में, ठीक है ना, उसके शरीर में एक एक ये ह्यूमन पर्सन है, एक ये ह्यूमन है, ये मेल है। ये मैं आपको ह्यूमन जो है फीमेल है, अब समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो दो क्या है, दो ह्यूमन पर्सन है, ठीक है ना। ये आपको मेल है, ये क्या है, कौन सा है? ये जो है आपका मेल है, ये जो है आपका मेल है,
और ये आपका क्या फीमेल है, ठीक है। हाँ देखिए, तो ये इसमें क्या है, इसको कैंसर नहीं है, इसको क्या है, इसको कैंसर नहीं है, इसको क्या है, इसको कैंसर है, इसको कैंसर है, ठीक है ना। तो देखिए जिससे मान लीजिए कि इस पर्सन को कैंसर नहीं है, तो इस पर्सन के जो शरीर में जो इसके जो बॉडी में सेल्स का जो डिवीजन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका 23 आवर्स यानी कि 23 घंटे में इसका सेल्स का डिवीजन हो रहा है। नॉर्मल जो सेल्स का डिवीजन होता है, नॉर्मल सेल्स डिवीजन कब होता है 23 आवर्स में, लेकिन ये जो जिसको कैंसर हुआ रहता है तो उसमें जो सेल्स का डिवीजन होता है 2 घंटे पे, 3 घंटे पे, 5 घंटे पे, 7, यानी कि हर एक 2, 3, 5, 7 घंटे पे क्या हो रहा है आपको तेजी से क्या हो रहा है सेल का डिवीजन, ठीक है ना, सेल्स का डिवीजन होता है। तो एक नॉर्मल पर्सन जिसको कैंसर नहीं है, तो एक जैसे कि मान लीजिए कि एक ह्यूमंस बॉडी है, इस ह्यूमंस बॉडी, दो ह्यूमंस बॉडी लिया हूँ, एक आपके कैंसर वाले लिया हूँ, एक आपका बिना कैंसर वाले लिया हूँ। इसके शरीर में बिना कैंसर यानी कि कोई बीमारी नहीं है। तो जिसके शरीर में कैंसर है तो उसमें जो सेल्स का डिवीजन हो रहा है आपका 2, 3, 5, 7 घंटे में, हर एक घंटे पे सेल्स का डिवीजन होना स्टार्ट है और काफी तेजी से इसमें डिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, काफी तेजी से इसमें डिवीजन हो रहा है। और जिस बंदा को कैंसर नहीं है वो नॉर्मल जो आपका ह्यूमन होता है उसमें 23 यानी कि 23 घंटा में सेल्स का डिवीजन हो रहा है, यानी कि 23 घंटे में हर एक 23 घंटे पे क्या हो रहा है हमारे शरीर में सेल्स का डिवीजन हो रहा है। लेकिन जिसको कैंसर है तो उसके शरीर में 2 घंटे पे, 3 घंटे पे, 4 घंटे पे, 5 घंटे पे, ठीक है ना, हर एक घंटे पे इसमें सेल्स का डिवीजन हो रहा है। तभी तो कैंसर पूरे फैलता है ना, इतनी जल्दी इसमें ट्यूमर बनता है, ठीक है ना। तो वही है सेल्स का डिवीजन, ऐसे ही कैंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, यदि मैं ड्रग्स के बारे में बात करूं, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है मेरा ड्रग्स, लास्ट टॉपिक है मेरा ड्रग्स। लास्ट टॉपिक है मेरा ड्रग्स। ड्रग्स क्या है, तो ड्रग्स जो होता है आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को ड्रग्स देखने को मिलता है। तो फर्स्ट जो ड्रग्स है आपका ओपियोइड ड्रग्स, ओपियोइड ड्रग्स, कैनाबिनॉइड ड्रग्स, कैनाबिनॉइड्स, दूसरा कौन सा है कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स, और तीसरा कौन सा है कोका एल्केलॉइड्स ड्रग्स, कोका एल्केलॉइड ड्रग्स, ठीक है ना। कौन कौन सा ड्रग्स है, एक है आपका ओपियोइड ड्रग्स, ओपियोइड ड्रग्स, ठीक है ना, ओपियोइड ड्रग्स। नेक्स्ट है आपका कैनाबिनॉइड ड्रग्स और एक है आपका कोका एल्कलॉइड ड्रग्स। तीन टाइप्स का आपका ड्रग्स यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ। यदि मैं बात करूँ सबसे पहले ओपियोइड ड्रग्स के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा मॉर्फिन, ठीक है ना, हीरोइंस, ब्राउन सुगर्स, स्मोक्स जो होता है, निकोटीन जिसको बोलते हैं, स्मोक जो करते हैं इसमें होता है ना निकोटीन, तंबाकू, ये सब क्या है, ये सभी जो होता है ना वो आपको ओपियोइड ड्रग्स में आता है, ओपियोइड ड्रग्स में आता है, ठीक है ना, ओपियोइड ड्रग्स में आता है। और ये ड्रग्स से क्या होता है आपका डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है ना, ठीक है ना, किसको डैमेज करता है तो आपका ड्रग्स नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। ओपियोइड ड्रग्स होता है वो आपको पॉपी प्लांट से मिलता है, ठीक है ना, वो आपका जो ओपियोइड ड्रग्स होता है वो आपका पॉपी प्लांट से प्राप्त किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेपर, पेपर सेमिनिफेरस के लैक्टस से प्राप्त होते हैं, पेपर सेमिनिफेरम के लैक्टस से प्राप्त होते हैं आपका ओपियोइड ड्रग्स, ठीक है ना। चलिए, तो हम फर्स्ट बात करते हैं एक ही ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है आपका जो पूछा जाता है ये आपका है एपियोइड ड्रग्स, एपियोइड। ये जो होता है इसमें कौन कौन सा ड्रग्स देखने को मिलेगा, इसमें आपका होता है मॉर्फिन, हीरोइन,
ब्राउन शुगर और एक आपका हो जाएगा स्मोक etc। ये सब जो है आपका, ये जितना भी ड्रग्स हैं आपको डायरेक्ट डैमेज करते हैं आपके नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट डैमेज करते हैं आपका। कौन? जितना भी ड्रग्स हैं, ये जो एपोवाइड ड्रग्स हैं वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है आपको? जो ये जो होता है वो पॉपी प्लांट से प्राप्त किया जाता है आपका एपीवाई ड्रग्स, जो कि ये पेपर, इस प्लांट का नाम है आपका पेपर सेमिनिफेरम के लैक्टेस से प्राप्त होता है। ठीक है ना, पॉपी प्लांट के पेपर सेमिनिफेरस के लैक्टस से प्राप्त होते हैं आपका एपीवाई ड्रग्स। ठीक है ना, तो ये था आपका आज की क्लास, और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कंप्लीट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपको कंप्लीट हो गया है, राइट। तो जिसको भी समझ नहीं आया होगा वो, वैसे तो लगता है ना कि किसी को ऐसा समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मैं इतने इजी से बताया हूँ, बहुत इजी से बताया हूँ बच्चों, बहुत इजी से। ठीक है ना, तो मेरा आज की क्लास यानी कि कंप्लीट हो गया है आपका टोटल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, और जो मैं पढ़ाया हूँ वहीं से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो मैंने जो क्लास है मैं आपको हर एक दिन बताता हूँ कि जो क्लास है आपका 2026 के लिए है, जो कि सी नेट एंड सी पेट की जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सब के लिए है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास है, जिसमें आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा चैप्टर अकॉर्डिंग। ठीक है ना, पीवाईक्यू होता है आपका चैप्टर बाय चैप्टर, प्लस में आपका टेस्ट सीरीज भी क्या है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बताओ कि हर चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, और यदि आप यही चीज किसी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ेंगे, यही चीज आप किसी प्लेटफॉर्म से जाके पढ़िए, सेम कंटेंट रहेगा, सेम टू सेम कंटेंट आपको देगा, और यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 2000 3000। ठीक है ना, किसी किसी पे 5000। तो ये बात है, और यही मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, तो आप सबको यहाँ पे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी बच्चों मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं वो मन लगा कर पढ़िए। मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं पढ़ाया हूँ वहीं से क्वेश्चंस आपको दोनों एग्जाम में देखने को मिलेगा, सीनेट हो या सीपेट हो। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, और मैं यहाँ पे आपको हर चीज फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी आप सब में से डेली क्लास लगाते हैं, इसको 24 मार्क्स यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड प्लस बायोलॉजी में कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना, तो डेली क्लास लगाइए, जो भी बच्चों गरीब है उसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। ठीक है ना, और मैं आप लोग, क्योंकि देखिए अभी से आप लोग जुड़े रहिएगा ना, तो आपको टेस्ट सीरीज जब मैं लॉन्च करूंगा तब आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग टेस्ट सीरीज का समझ रहे होंगे ना कितना महत्व है। हाँ, तो इसलिए आप लोग ज्वाइन करिए, अच्छे से अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बारे में। ठीक है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, ओके, टाटा, टेक केयर, पढ़ते रहना है।